Hello friends, my name is Dr. Himanshu Sharma. I am teaching machine learning subject. My today's topic in this video lecture will be decision tree part 2. I will take the help of a software consultant Ramandeep Kaur to teach this topic. So let us start decision trees. So the agenda in this PowerPoint presentation on decision tree will be as first of all we will discuss what are decision trees, then appropriate problems for decision trees, then information gain and entropy calculation, then what are the issues with decision trees, then some problems like overfitting and pruning are discussed, then at the last there is a demo. So let us start with the definition. What is the definition of decision tree? A decision tree is a tree in which each branch node represents a choice between a number of alternatives and each leaf node represents a decision. Means there are two things in decision tree. One is leaf node, which is decision, that's the last node of a tree, and next is the each branch node. Branch node means there is a two types of node. One is branch node, one is leaf node. So branch nodes are between root and leaf trees. So I will show you with one example also. Then after that, what kind of learning problem is it? It is a type of supervised learning algorithm. So it is one of the most widely used and practical method for inductive inference. Inductive inference means start करना कहीं से. Inference मतलब समझना, inductive मतलब कहीं से start करना. So let us take one example. We will generalize it and we will make a model from it. After that, I will use this model for another case so that I can predict the output. फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं रियल लाइफ का. बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं हम. बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया हमने किसी भी एनिमल का या पर्सन का, और एक में हमें मिला वार्म ब्लडेड, दूसरे में मिला कोल्ड ब्लडेड. तो इसके बेस पे हम डिसीजन ले लेंगे कि ये बर्थ दे सकते हैं या ममल्स. हमारा जो एंड वो है लीफ नोड, ये लीफ नोड होते हैं, ये सारे के सारे ब्रांच नोड होते हैं. हमें ये डिसाइड करना है कि ये बॉडी टेम्परेचर मेजर करके कि ये ममल्स की कैटेगरी में आते हैं या नॉन मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं. तो सबसे पहले हमने चेक किया कि उनका बॉडी का ब्लड का टेम्परेचर कितना था. तो कोल्ड ब्लडेड वाले जो हैं वो नॉन मैमल्स कैटेगरी में हमने रख दिए, और जो वार्म ब्लडेड वाले थे वो जो उनके अंदर कैपेबिलिटी थी वो थी बर्थ देने की. ठीक है, तो बर्थ देने की कैपेबिलिटी थी, वो कंडीशन लगाई हमने यस. तो अगर नो है तो नॉन मैमल है, यस है. फिर आगे एक और कंडीशन आ गई. यहाँ पर फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो 4 लेग्ड है या नहीं है. 4 लेग्ड है यस, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. ये हमारा एंड नोड है यानी कि लीफ नोड है. ये लीफ नोड या एज पर दिस डेफिनेशन ईच लीफ नोड रिप्रेजेंट्स ए डिसीजन. तो ये लीफ नोड मतलब सबसे लास्ट वाला नोड. ये डिसीजन ले लिया हमने कि ये जो है मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, और अगर 4 लेग नहीं है तो वो नॉन मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं. ये क्या है, एक रियल लाइफ एग्जांपल है मैमल्स और नॉन मैमल्स में डिफरेंशिएट करने का यूजिंग दिस डिसीजन ट्री. हर जो नोड है 1 2, ये नोड क्या डिसाइड कर रहे हैं, ये कुछ डिसीजन ले रहे हैं. जैसे यहाँ पर डिसीजन हुआ वार्म ब्लड कोल्ड ब्लडेड का, यहाँ पर डिसीजन हुआ बर्थ यस नो का, यहाँ पर डिसीजन हुआ 4 लेग का. ठीक है, तो अब इसमें आते हैं हम आगे नेक्स्ट स्टडी करते हैं अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम. ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कि डिसीजन ट्री के द्वारा सोल्व की जा सकती हैं. सबसे पहले इंस्टेंसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स. एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स मतलब कि जैसे ये इंस्टेंसेस हैं, इनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं. फिर उसके बाद द टारगेट फंक्शन हैज़ डिस्क्रीट वैल्यू आउटपुट्स. ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ ही थी, यस नो डिस्क्रीट फंक्शन में ही आता है. देन ट्रेनिंग डेटा में कंटेन एरर्स. जो ट्रेनिंग डेटा है उसके अंदर एरर भी हो सकती हैं, कोई बात नहीं, वो तो हम हटा सकते हैं. द ट्रेनिंग डेटा में हैव मिसिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज़. ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेनिंग डेटा में वो एट्रीब्यूट वैल्यू मिस हो जाए. एट्रीब्यूट वैल्यू मतलब कि ये एट्रीब्यूट्स हैं कि इस बर्थ 4 लेग्ड, ये बॉडी टेम्परेचर, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं. Then how to select the deciding node, which is the best classifier. आप अपने माइक को वो कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए, डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी साइड से. विच नोड कैन बी डिस्क्राइब्ड इजीली. ए बी सी. यहाँ पर 3 तरह के डेटा सेट दिए गए हैं और यहाँ पर ये पूछा गया है कि आपके यहाँ से
कौन सा सबसे बेस्ट नोड जो है इसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बताइए स्टूडेंट्स। ए बी सी, इन तीनों में से सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किस में है, बताइए। सी में, ठीक है। सी वाला जो नोड है इसको हम सबसे आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। देन हम यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकते हैं, लेस इम्प्योर नोड रिक्वायर लेस इंफॉर्मेशन टू डिस्क्राइब इट। ये सबसे ज़्यादा लेस इम्प्योर है तो इसको सबसे कम इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। मोर इम्प्योर नोड्स रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन, अब ये मोर इम्प्योर है सबसे ज़्यादा ये, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। देन इन्फॉर्मेशन थ्योरी पे आते हैं अब हम, कि इन्फॉर्मेशन थ्योरी क्या होती है। इन्फॉर्मेशन थ्योरी में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होती है वो होती है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द डेटा इज नोन एज एंट्रोपी। रिपीट कर देता हूँ, एंट्रोपी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन ए डेटा इज नोन एज एंट्रोपी। इसका मैथमेटिकल फार्मूला बहुत यूनिवर्सल जनरल फार्मूला है, एंट्रोपी इज इक्वल टू सिग्मा आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to c। आई रनिंग 1 to c क्या है, ये डेटा वैल्यूज है, ठीक है, जो कि 1 से लेके सी तक जा रहे हैं, माइनस पी आई। पी आई क्या है, प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की या उस डेटा सेट की, मल्टीप्लाइड बाय log 2 पी आई, ठीक है, वेयर पी आई इज द प्रोपोर्शन ऑफ एस बिलोंगिंग टू क्लास आई। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट ए सोर्स ऑफ मैसेज given a collection as containing positive and negative examples of some training target concept, the entropy of S relative to this classification। अब ये एक डायग्राम है एंट्रोपी का, इसमें एंट्रोपी जो है वो वाई एक्सिस पे ली गई है और प्रोबेबिलिटी एक्स एक्सिस पे। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी 0 से 1 होती है और एंट्रोपी की वैल्यू भी 0 से 1 होती है। यहाँ पर इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि एंट्रोपी 0 होती है कब, जब हमारी प्रोबेबिलिटी 0 हो या 1 हो। लेकिन जब हमारी प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो हमारी एंट्रोपी कितनी है, 1। इसका मतलब क्या है कि द एंट्रोपी इज बिटवीन 0 and 1 इफ द कलेक्शन कंटेन्स एन अनइक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स। मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव एग्जाम्पल है, यहाँ पे नेगेटिव एग्जाम्पल है, तो 0 से लेके 1 के बीच में एंट्रोपी लाई करती है। और एंट्रोपी 0 रहती है जब ऑल मेंबर ऑफ एस बिलोंग टू सेम क्लास, यहाँ पर आ जाएगा। फिर एंट्रोपी 1 रहती है जब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। नाउ इंफॉर्मेशन गेन, जो नेक्स्ट पैरामीटर है डिसीजन ट्री एल्गोरिथम में, वो है इंफॉर्मेशन गेन। इट डिसाइड्स विच एट्रीब्यूट गोज इनटू ए डिसीजन नोड। इंफॉर्मेशन, आपने एंट्रोपी निकाली, एंट्रोपी से पता लगा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे। ये देखो, ये है ना गेन, ये फार्मूला है इसका। द इंफॉर्मेशन गेन एस कोमा ए ऑफ एन एट्रीब्यूट ए, एक एट्रीब्यूट के बारे में आपको कितनी जानकारी मिली, दैट इज इक्वल टू गेन एस कोमा ए इज इक्वल टू उसकी एंट्रोपी जो निकाली है प्रीवियस फार्मूला से वो, माइनस सिग्मा वी इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ए एस वी डिवाइड बाय एस, मोड ऑफ एस वी डिवाइड बाय एस मल्टीप्लाइड बाय एंट्रोपी ऑफ एस वी। ये क्या है, रिलेटिव एंट्रोपी ऑफ एस। एस क्या है, एस इज ईच वैल्यू वी ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट ए। ये क्या है, सेट है पूरा का पूरा, किसका, जिसमें क्या है कि सारी वैल्यूज है, पॉसिबल वैल्यूज है किसकी, एट्रीब्यूट ए की। और एस वी क्या है, सबसेट ऑफ एस है जिसमें कि ए वाले एट्रीब्यूट की वैल्यूज हैं, और उसका मोड ले लिया, मोड मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस वी, और एस का मोड ले लिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। अब इसमें हम ये देखते हैं डिसीजन ट्री लर्निंग में कि क्या क्या इश्यूज, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है कि आपको डिसीजन ट्री कितने लेवल तक, कितने डीपली उसको ग्रो करवाना है। फिर हैंडलिंग कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स, उसके कितने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। देन एट्रीब्यूट सिलेक्शन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ट्रेनिंग डेटा में अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो मिसिंग एट्रीब्यूट को भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। फिर एक प्रॉब्लम आती है ओवर फिटिंग की। ओवर फिटिंग क्या होता है, इफ ए डिसीजन ट्री इज फुली, जो कोई भी डिसीजन ट्री ना बहुत लंबा अगर हो जाता है, फुली ग्रोन, देखोगा ना डिसीजन ट्री इज फुली ग्रोन, इट में लूज सम जनरल कैपेबिलिटी। तो कोई भी डिसीजन ट्री जो कि बहुत बड़ा फैला हुआ है, फुली ग्रोन है, तो उसमें ओवर फिटिंग के चांसेस रहते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज ओवर फिटिंग। फुल्ली ग्रोन का मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, वो
उसको हमें थोड़ा सा प्रूनिंग करनी पड़ेगी, उसकी छटाई करनी पड़ेगी। जैसे डिसीजन ट्री कोई पेड़ है वो कुछ ज़्यादा ही फैल गया है, तो माली क्या करता है गार्डनिंग करते समय, उसकी काट के पत्तियों को काट के शाखाओं को काट के थोड़ा सा छोटा कर देता है। तो ओवर फिटिंग भी यही सेम शो करती है कि ओवर फैल गया है हमारा डिसीजन ट्री, उसको थोड़ा सा कम किया जाए। तो डेफिनेशन देखते हैं। ए हाइपोथेसिस overfits the training example if some other hypothesis that fits the training data less well actually performs better over the entire distribution of instances। तो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि आपने कोई हाइपोथेसिस लगाई डिसीजन ट्री पे और वो उसके अंदर फिट बैठ गई, लेकिन एक और हाइपोथेसिस आ गई वो उसके अंदर उससे ज़्यादा बेटर फिट बैठ रही है उसी डिसीजन ट्री के अंदर। इसका मतलब क्या है कि वो ओवर फिट है। अब ये देखिए एक डायग्राम है साइज ऑफ ट्री। अब ये साइज ऑफ ट्री 100 तक जा रहा है, नंबर ऑफ नोड इसमें 100 है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे उसकी एक्यूरेसी है। तो हमने पहले उसकी ट्रेनिंग कराई, ट्रेनिंग डेटा की जो लाइन है वो डार्क लाइन है, कंटिन्यूस लाइन। ट्रेनिंग कराई, उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी दिखाई, लेकिन जब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं डॉटेड लाइन से तो एक्यूरेसी कम आ रही है। ऐसा क्यों? ओवर फिटिंग वजह से ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो शुरू शुरू में जब नोड कम थे तो एक्यूरेसी ज़्यादा थी, नोड बढ़ाते गए तो एक्यूरेसी कम होती चली गई। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ओवर फिटिंग है। तो कॉजेज ऑफ ओवर फिटिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉइस। ठीक है, नॉइस मतलब कि सेम लेवल के आप डेटा को बार बार कंसीडर कर रहे हैं। और ड्यू टू लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मान लीजिए जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो आपने लिया ही नहीं है, तो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टेंसेस भी ओवरफिटिंग का एग्जांपल है। अब हम यहाँ पर एक टेबल से देखते हैं नॉइस से कैसे ओवरफिटिंग दिखाई देती है। एन एग्जाम्पल ट्रेनिंग सेट फॉर क्लासिफाइंग मैमल्स। मैमल्स के लिए एक ये डेटा सेट है। एस्ट्रिक डिनोट मिसलेबलिंग। अब इसमें ना यहाँ पर ये वाला बैट वार्म ब्लडेड होते हैं और क्लास लेबल इसमें हमने नो लगा दिया है। ठीक है, और वेल मछली जो है वो वार्म ब्लडेड होती है और बाकी सारे पैरामीटर ठीक है, क्लास लेबल उसमें गलत लग गया है। तो ये क्या है? मिस लेबलिंग कर दिया। सुपरवाइज लर्निंग का एक ये एग्जांपल है, और इस वजह से हम इसमें लेबल लगाते हैं, गलत लेबल लग गया तो हमारा जो है नॉइस आ जाएगा ओवर फिटिंग में। ठीक है, फिर ओवर फिटिंग ड्यू टू नॉइस, इसको हमने यहाँ पर क्लासीफाई मैमल्स। एन एग्जाम्पल टेस्टिंग सेट। एग्जाम्पल ये ट्रेनिंग सेट था, ट्रेनिंग सेट गलत ले लिया, अब उसके बाद फिर टेस्टिंग सेट आया, टेस्टिंग सेट भी हमारा गलत ही दिखाएगा। फिर ओवर फिटिंग ड्यू टू नॉइस। अब ये मॉडल बनाया हमने। अब ये देखो 4 लेग्ड वाला ना जबरदस्ती का सेट ले लिया था मैमल और नॉन मैमल के लिए, उसकी जरूरत नहीं थी। तो मॉडल 2 में क्या किया हमने? मॉडल 1 मिस क्लासीफाई ह्यूमन एंड डॉल्फिन एज नॉन मैमल। तो अब हमने मॉडल 2 लिया, ये ठीक है। मॉडल 2 में क्या है? ये 4 लेग्ड वाला जो है ह्यूमन और डॉल्फिन फिर इसमें नॉन मैमल की कैटेगरी में चले जाएंगे ना, तो हमें तो उनको मैमल की कैटेगरी में लाना है। तो 4 लेग वाला हटाओ ऑप्शन, इसमें से हटाएंगे तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ गई मॉडल 2 में। अब क्या हो गया कि जो हमारे ह्यूमन है और डॉल्फिन है वो 4 लेग वाले नहीं होते हैं, लेकिन वो मैमल होते हैं। तो इस वाले इतने वाले ट्री से हमारा जो मॉडल 2 है वो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर रहा है इस ओवर फिटिंग को। ठीक है, तो ओवर फिटिंग ड्यू टू लैक ऑफ सैंपल्स, ये भी सैंपल्स कम होने की वजह से बता रहे हैं किस तरह से ओवर फिटिंग होती है। तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन क्या निकला? यहाँ से कंक्लूजन निकला, ए गुड मॉडल मस्ट नॉट ओनली फिट द ट्रेनिंग डेटा वेल बट आल्सो एक्यूरेटली क्लासीफाई रिकॉर्ड्स इट हैज़ नेवर सीन। ठीक है, तो एक गुड मॉडल जो है, जो बना है मॉडल, ये मॉडल है हमारे, ये मॉडल है मॉडल 1 मॉडल 2। ठीक है, एक मॉडल जो है अच्छा मॉडल वो होता है जो कि उन इंस्टेंस को भी अच्छे से क्लासीफाई करे। जैसे हमारा मैमल वाला एग्जांपल था कि वेल और ह्यूमन उसमें देखे नहीं थे, लेकिन उसने उनको मिस क्लासीफाई कर दिया था, तो उनके लिए भी वो सही से डिसीजन ले पाए, वो हमारा क्या आएगा? गुड मॉडल कहलाएगा। तो ओवरफिटिंग को हटाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? ओवरफिटिंग हटाने के लिए डिसीजन ट्री में बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कौन सी? अप्रोचेस दैट स्टॉप ग्रोइंग द ट्री अर्लियर बिफोर इट रीचेज द पॉइंट वेयर इट परफेक्टली क्लासिफाइज द ट्रेनिंग डेटा। हम इसको ट्री को कट कर देंगे पहले ही। दूसरा अप्रोचेज जनरलाइज कर देंगे। अप्रोचेज दैट अलाउ द ट्री टू ओवरफिट द डेटा देन पोस्ट प्रून द ट्री, मतलब कि पहले आप उसको पूरा बना लो, उसके बाद फिर उसकी कटाई छटाई कर दो। प्रूनिंग मतलब कटाई छटाई करना। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे? हम एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा सकते हैं जिसको बोलते हैं हम चाई स्क्वेयर टेस्ट। ठीक है, चाई स्क्वेयर टेस्ट जो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि डेटा को ठीक करने के काम आती है। और भी एक और एग्जांपल है मिनिमम डिस्क्रिप्शन लेंथ एग्जांपल। तो प्रूनिंग इज द इम्पोर्टेंट टर्म इन डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। प्रूनिंग देखते हैं क्या होती है। कंसीडर ईच ऑफ द डिसीजन नोड इन द ट्री टू बी कैंडिडेट फॉर द प्रूनिंग, कि हम कहीं से भी कटाई छटाई कर सकते हैं डिसीजन ट्री में। तो प्रूनिंग ए डिसीजन नोड कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग द सब ट्री।
मतलब कि सब ट्री को रिमूव करना है। एक प्रूनिंग डिसीजन ट्री कंसिस्ट ऑफ रिमूविंग ए सब ट्री। रूटेड एट द नोड, रूट मेकिंग इट ए लीफ नोड, मतलब कि कोई लीफ नोड मतलब सबसे लास्ट वाला था और उसमें से हम वहाँ से कटाई छटाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,